हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। आज हम क्लास 11 का लेसन नंबर 22 करेंगे, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। और इस लेसन को करवाने के लिए मैं अपने हैंडमेड नोट्स का इस्तेमाल करूंगी, बिकॉज इस लेसन में हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। और बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा हार्मोन हमारी बॉडी में किस जगह पे सिंथेसाइज होता है, कौन सा ग्लैंड उस हार्मोन को बनाता है और उस हार्मोन का फंक्शन क्या है। तो एनसीईआरटी में वैसे तो ये सब चीजें गिवन है, बट वो सब चीजें पैराग्राफ की फॉर्म में दी हुई हैं। तो टू बी जस्ट सिंपल और ताकि आपको क्विकली पता लग जाए, तो उस चीज को मैंने पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे लिख दिया है। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन का काम है, मीन्स हमारी बॉडी का जो भी नॉर्मल फंक्शन चल रहा है, उसे दो सिस्टम मिलकर करते हैं। एक होता है न्यूरल सिस्टम, जिसको आप नर्वस सिस्टम भी कहते हो, एंड अनदर इज द केमिकल सिस्टम, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो ये दो सिस्टम्स मिलके हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करते हैं कि कब कौन सी चीज सिंथेसाइज होनी है, कितनी मात्रा में सिंथेसाइज होनी है, कहाँ सिंथेसाइज होनी है, ये सब कुछ जो है चीजें ये दो सिस्टम कंट्रोल करते हैं। अब एक जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि जब हमारी बॉडी में ऑलरेडी न्यूरल कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट था, मींस ब्रेन था, नर्व्स थी, तो हमें नर्वस कोऑर्डिनेशन के साथ साथ केमिकल कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? तो इसके दो कारण हैं। एक तो जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब थोड़े समय तक रहता है। न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो है उसमें बेसिकली करंट की फॉर्म में सिग्नल आता है, और ये जो सिग्नल है ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए रहता है, तो इट मीन्स कि ये शॉर्ट लिव्ड है। अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए रिस्पॉन्स चाहिए तो वहां पे न्यूरल कोऑर्डिनेशन सक्सेसफुल नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि जो नर्व फाइबर्स है, मीन्स जो हमारी नर्व्स हैं, वो हमारी बॉडी के हर सेल तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन जो ये केमिकल्स हैं ये बेसिकली हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर डिसॉल्व होकर बॉडी के उन पार्ट्स में, उन सेल्स तक भी पहुंच सकते हैं जहां पे नर्व्स का पहुंचना मुश्किल है। तो इन दो रीजंस की वजह से हमें न्यूरल कोऑर्डिनेशन के साथ साथ केमिकल कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट भी महसूस हुई। तो जो सिस्टम हमारी बॉडी में केमिकल कोऑर्डिनेशन करता है, दैट सिस्टम इज नोन एज द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं और हार्मोन्स आते हैं, और वो हार्मोन जो है टिश्यूज या सेल्स जिसके द्वारा भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो सब सेल्स टिश्यूज आते हैं, और ये हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब हमारी बॉडी के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनमें हार्मोन्स बनते हैं। अब यहाँ पर एक और बात आई है, एंडोक्राइन। यहाँ पे एंडोक्राइन का मतलब क्या है? हमारी बॉडी में दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, जिसको आप एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोल सकते हो और एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोल सकते हो। ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथि। अगर आप लोगों ने हिंदी में साइंस पढ़ी है तो ग्रंथि का मतलब होता है कोई भी ऐसा ऑर्गन जिसके द्वारा कोई भी रस बनता है, उसको हम ग्लैंड बोलते हैं, मतलब जिसकी कुछ ना कुछ सिक्रीशन होती है। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या फर्क है? एंडोक्राइन ग्लैंड को हम डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं, मतलब इनमें कोई नलिका, कोई पाइप नहीं होती जिसके द्वारा ये अपनी सिक्रीशन डाल सके। मतलब ये अपना जो भी चीज इन्होंने प्रोड्यूस करी है उसे डायरेक्टली ब्लड में डाल देंगे, किसी नलिका का, किसी आर्टरी, वेन या किसी कैपिलरी का इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए हम इनको डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं, कि जिसमें डक्ट नहीं है। डक्ट मीन्स नलिका, अगर आप हिंदी से बात करो तो। और ये बेसिकली हमारी बॉडी में हार्मोन्स बनाते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो अपनी सिक्रीशन देने के लिए नलिका यानी कि पाइप का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे, हार्मोन्स क्या है? हम बार बार हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट आर हार्मोन्स, मतलब आपको एक लाइन में अगर हार्मोन्स को डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे बता सकते हो? दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स। केमिकल्स की फॉर्म में होते हैं मैसेंजर, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह मैसेज लेके जा रहे हैं। रिलीज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, किसी पाइप, किसी डक्ट के द्वारा रिलीज नहीं होते, सीधा एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है इनको ब्लड के अंदर छोड़ देते हैं। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर फंक्शन। और हर एक हार्मोन का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा, जो उस हार्मोन का फंक्शन है उसे कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इस लेसन में हम बेसिकली हमारी बॉडी में कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाए जाते हैं और उनका क्या फंक्शन है, हम उसके बारे में करेंगे। तो हमारी बॉडी में
टोटल 10 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो आप एनसीईआरटी की बुक में भी आप देख सकते हो कि वो कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और वो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। तो जैसे कि आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 332 पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है एक ह्यूमन का, और इसके अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स की लोकेशन बताई हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहला ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, जो कि ब्रेन में प्रेजेंट है। देन सेकंड इज द पीनियल ग्लैंड, ये भी ब्रेन में प्रेजेंट होता है। देन थर्ड इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी ब्रेन में लोकेटेड है। देन फोर्थ इज थायराइड एंड फिफ्थ इज पैराथायराइड, ये दोनों थ्रोट रीजन यानी कि गले में प्रेजेंट है। उसके बाद थाइमस ग्लैंड, ये नियरली चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है। देन पैंक्रियाज तो आप सबने सुना होगा, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है, तो इसलिए ये स्टमक के बिल्कुल नीचे होता है। देन एड्रीनल ग्लैंड, ये हमारी किडनीज के ऊपर लोकेटेड होता है, और अगर कोई पर्सन मेल है तो उसमें टेस्टिस प्रेजेंट होंगी उसके पेल्विक रीजन में, और अगर वो फीमेल है तो ओवरी प्रेजेंट होगी। तो ये 10 ग्लैंड्स हैं जो हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम करते हैं, और हमारी बॉडी में आप ये कह सकते हो कि कोई ना कोई पर्टिकुलरली हार्मोन ये प्रोड्यूस करते हैं। तो अब हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस की, कि हाइपोथैलेमस जो है वो क्या काम करता है। तो हाइपोथैलेमस, जैसे कि मैंने आपको बताया, हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में सिंथेसाइज होता है, और हाइपोथैलेमस को आप इस तरीके से मान सकते हो कि जिस तरह से एक बहुत बड़ा कोई हेड ऑफिस है और वहां का डायरेक्टर है, मतलब जो सबसे ऊंची पोस्ट पे जो बंदा बैठा होता है, तो वो क्या करता है, वो खुद काम नहीं करता, वो काम करने के लिए आगे कमांड देता है, और उसके नीचे के जो ऑफिसर्स है वो उस काम को करते हैं। तो लेकिन अब उसको कमांड देनी है, कमांड भी वो डायरेक्टली खुद नहीं देगा, उसके पास कोई ना कोई सेक्रेटरी या कोई ना कोई पीएन मौजूद रहेगा जो उसके संदेश को उसके ऑफिसर्स तक पहुंचाएगा। तो यहाँ पे आप वही मान सकते हो कि जो हाइपोथैलेमस है वो एक बॉस है, वो ऐसे हॉर्मोन्स बनाएगा जो हॉर्मोन्स पिट्यूटरी से बनने वाले हॉर्मोन्स को कंट्रोल करेंगे, कि पिट्यूटरी ग्लैंड ने कब कौन सा हार्मोन सिंथेसाइज करना है, कितनी मात्रा में सिंथेसाइज करना है, ये बात उसे हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन्स के द्वारा बताएगा। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि हाइपोथैलेमस ने जो हार्मोन्स बनाए वो हार्मोन्स डायरेक्टली किसी ऑर्गन पे जाके काम नहीं करते, वो हार्मोन्स पिट्यूटरी के पास जाएंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को वो बताएंगे कि अब तुमने ये हार्मोन बनाना है, और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर वो हार्मोन बनाएगा और वो हार्मोन जाके फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो इसके अकॉर्डिंगली आप ये कह सकते हो कि हाइपोथैलेमस में 2 तरह के हार्मोन्स बन सकते हैं, एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स और एक होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन्स को आप शॉर्ट में RH भी लिख सकते हो, और इनहिबिटिंग हार्मोन्स को आप IH भी लिख सकते हो। तो रिलीज होने का मतलब होता है कोई चीज बनाना, यानी कि कोई चीज प्रोड्यूस होना। तो ये हार्मोन्स जो है किसी भी की चीज के प्रोडक्शन को आप कह सकते हो बढ़ा सकते हैं। तो इसमें जैसे एग्जांपल है GnRH, GN का मतलब होता है गोनाडोट्रोफिन। गोनाड्स क्या होती है, जो सेक्स सेल्स है, जो हमारी बॉडी में सेल्स बनाएंगे, जो सेक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम गोनाड्स बोलते हैं। तो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड देगा कि वो गोनाडोट्रोफिन यानी कि गोनाड को एक्टिव करने वाले हार्मोन्स बना दे। तो यानी कि इसने डायरेक्टली काम ना करके उसको ये मैसेज पहुंचा दिया। इसी तरीके से जो इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं, इनहिबिटिंग का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना। तो इसमें एक हार्मोन है सोमैटोस्टैटिन। ये सोमैटोस्टैटिन जो है इसको हम ग्रोथ हार्मोन RIH यानी कि ग्रोथ हार्मोन को भी ये रोक देता है, इनहिबिट कर देता है। तो ये सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा, पिट्यूटरी से एक हार्मोन बनता है ग्रोथ, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, मतलब हम बढ़ते हैं, हमारी वृद्धि होती है। लेकिन अगर ये हार्मोन पिट्यूटरी को कमांड दे देगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ये ग्रोथ हार्मोन बनना बंद हो जाएगा और उस पर्सन की जो ग्रोथ है वो वहीं पे रुक जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पर इसने ग्रोथ को रोक दिया, इसलिए हम इसको इनहिबिटिंग कहते हैं। जो पहले हमने बात की थी रिलीजिंग, वो उस चीज को बढ़ा रहा था। तो जो बढ़ाता है वो रिलीजिंग हार्मोन, जो घटाएगा वो इनहिबिटिंग हार्मोन। तो बहुत सारे बहुत सारे हाइपोथैलेमस से बनने वाले हार्मोन्स अवेलेबल है, जैसे TRH है, ACTH-RH है, GH-RH है। बट अगर आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो आप अगर 1-2 एग्जाम्पल्स भी याद रखोगे तो दे आर सफिशिएंट। अब हम बात कर रहे हैं बार बार पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या काम करता है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दैट इज अगेन प्रेजेंट इन आवर ब्रेन, ये भी हमारे ब्रेन के अंदर ही मौजूद रहता है।
और जब ये हमारे ब्रेन के अंदर रहता है तो इसके बाहर एक बोनी कैविटी, जैसे अभी आपने पिक्चर में भी देखा होगा, इस तरीके से एक हड्डी होती है, हड्डी की बनी हुई एक बॉक्स होता है, बोनी बॉक्स होता है, जिसके अंदर ये सुरक्षित रहता है। तो उस हड्डी के बॉक्स को हम बोलते हैं सेला टर्सिका। तो ये क्वेश्चन बच्चों कई बार आपका नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है, नेम द बोनी कैविटी इन विच पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रोटेक्टेड, कि कौन सा वो बोनी कैविटी है जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा बचा रहता है, तो उसे हम बोलते हैं सेला टर्सिका। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, अगर हम इसको एनाटॉमिकली देखें, मतलब अगर हम इसे इंटरनली देखें, तो हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस और एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। यहाँ पे आपको एक बात और याद रखनी है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। मास्टर ग्लैंड हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जनरली हमारी पूरी बॉडी में जितनी भी आप कह सकते हो जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, उन सब फंक्शंस को कहीं ना कहीं पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है और सबसे ज्यादा मैक्सिमम हार्मोन्स भी इसी में बनते हैं। तो हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसमें से जो एडिनो हाइपोफाइसिस है, इसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं, एक होता है पार्स डिस्टैलिस और एक होता है पार्स इंटरमीडिया। इसमें से जो पार्स डिस्टैलिस है वो एंटीरियर पिट्यूटरी है। एंटीरियर का मतलब होता है आगे वाला, मतलब पिट्यूटरी का वो हिस्सा जो आगे की तरफ होगा, मतलब हमारी आंखों की तरफ या हमारे हेड रीजन की तरफ होगा। और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है उसे हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, क्योंकि वो पिट्यूटरी ग्लैंड का पीछे का हिस्सा है, यानी कि वो हिस्सा जो हमारी कमर की तरफ होगा, मतलब बैक साइड पे होगा। अब ये जो पार्स डिस्टैलिस है जिसको आप एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हो, ये आगे 6 हार्मोन बनाएगा। फर्स्ट इज द GH जिसे हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। सेकंड इज द प्रोलैक्टिन जिसे आप PRL भी कह सकते हो। थर्ड इज TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोर्थ इज एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जिसको आप ACTH भी बोल सकते हो। फिफ्थ इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको आप LH भी कह सकते हो। एंड सिक्स इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको आप FSH भी कह सकते हो। उसके बाद आता है कि ये जो 6 हार्मोन्स इसने बनाए, इन हार्मोन्स का फंक्शन क्या है। तो बारी बारी से हम सबका फंक्शन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, ग्रोथ मतलब जो किसी की वृद्धि करे। तो इस हार्मोन का मेनली काम होता है हमारी बॉडी में ग्रोथ को प्रमोट करना, कि हमारे सभी शरीर के अंग, हमारी बोन्स, हर चीज जो है बड़े वृद्धि करे। लेकिन अगर ये हार्मोन हमारे शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में बन जाता है तो जिजांटिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा कई बच्चे जो है वो अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़े लगते हैं, तो यानी कि उनके अंदर ये हार्मोन ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो जाता है। इसी तरीके से अगर किसी पर्सन के अंदर ये हार्मोन बहुत ही कम मात्रा में बना है तो उनमें ड्वार्फिज्म यानी कि बोनापन भी देखने को मिल सकता है, यानी कि उनकी जो वृद्धि है वो पूरे तरीके से नहीं हो पाई। और इसके अलावा अगर ये और ज्यादा सिक्रीशन में हो जाता है, एक्सेस सिक्रीशन में जाता है, तो उस डिजीज को एक्रोमेगाली बोलते हैं। इसमें जो पर्सन है उसके शरीर के जो अंग है वो हद से ज्यादा बड़े हो जाते हैं, मतलब नॉर्मल से उनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, वो विडाल रूप में दिखते हैं। इसके बाद जो सेकंड हार्मोन इससे बनता है दैट इज प्रोलैक्टिन जिसको PRL बोलते हैं। प्रोलैक्टिन, जहां पे लैक्टिन शब्द आ जाए वहां पे आपने समझ जाना है कि मिल्क की बात हो रही है। तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में मेमोरी ग्लैंड्स को प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से आफ्टर डिलीवरी मदर जो है उसके अंदर मिल्क प्रोड्यूस होगा, जिससे कि वो अपने यंग वन को फीड कर सकती है। उसके बाद आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको आप TSH भी बोलते हो। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स को बनने में हेल्प करता है, जिसके बारे में थायराइड एक अलग ग्लैंड है जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो थायराइड से बनने वाले हार्मोन्स जो है ये उनको कंट्रोल करता है और ये जो है मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब जो भी चीज हमने खाई है वो चीज अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगी और हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को वो चीज जो है एनर्जी प्रोवाइड करेगी, मतलब हम अच्छे से उस चीज को यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो फोर्थ आता है दैट इज एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जिसको आप ACTH भी बोलते हो।
तो ये जो ACTH हार्मोन है ये हमारी बॉडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बनाता है, जिसको आप स्टेरॉइड हार्मोन्स भी बोल सकते हो, जिसके बारे में हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। उसके बाद आता है 5th नंबर पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसके बारे में मैंने नीचे लिखा हुआ है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये मेल और फीमेल दोनों में बनते हैं। अगर ये मेल में बन रहे हैं तो इनका काम है टेस्टिस से एंड्रोजेंस प्रोड्यूस करना, यानी कि मेल हार्मोन्स बनाना। तो मेल में जो हार्मोन बनता है उसे हम टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं। और अगर ये फीमेल्स में है तो फीमेल्स में ये ओव्यूलेशन करेगा। ओव्यूलेशन करने का मतलब है कि एग प्रोड्यूस करने में मदद करेगा। और फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की फीमेल्स में एग बनाने से पहले जो उनकी ओवरी है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, वो ग्राफियन फॉलिकल बनाती है। तो उस ग्राफियन फॉलिकल को बनाने में, उससे एग रिलीज करवाने में, ओव्यूलेशन करने में और इसके अलावा कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने में ये हार्मोन हेल्प करता है। ये सब चीजें क्या हैं, इनके बारे में ज्यादा डिटेल आप 12th क्लास के फर्स्ट यूनिट में पढ़ोगे। इसके बाद लास्ट इसमें जो हार्मोन है जो यहाँ पे बनाया जाता है दैट इज FSH, जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये गोनाडियल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। इनको हम गोनाडोट्रोफिन्स भी बोलते हैं, जो हमने हाइपोथैलेमस में भी पढ़ा था। मतलब कि गोनाड्स की वर्किंग को ये कंट्रोल करते हैं। तो FSH और जो मेल हार्मोन्स है ये दोनों मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेंगे, कि मतलब मेल का जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन और ये जो FSH है ये दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं कि स्पर्म्स का प्रोडक्शन अच्छे से हो सके। इसके अलावा फीमेल्स में भी ये फॉलिकल्स बनाने में हेल्प करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्स इंटरमीडिया की। एडिनो हाइपोफाइसिस का जो दूसरा पार्ट है दैट इज पार्स इंटरमीडिया। इससे सिर्फ एक ही हार्मोन बनता है जिसको आप MSH कहते हो, यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट्स वो सेल्स होते हैं जो हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो ये कंट्रोल करते हैं कि जो हमारा स्किन का कलर है वो कैसा होगा, यानी कि उसकी पिगमेंटेशन डिसाइड करते हैं कि जो स्किन है उसका कलर कैसा होगा, गोरा होगा, सांवला होगा या कैसा होगा। तो जिसकी बॉडी में जितने ज्यादा मेलानोसाइट्स बनेंगे उतना ही उसका रंग जो है डार्क होता जाएगा। इसके बाद आते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसको आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हो और इसको फाल्स ग्लैंड भी बोल दिया जाता है। तो इससे दो हार्मोन्स बनते हैं, एक होता है ऑक्सीटोसिन और एक होता है वासोप्रेसिन। अब ये दोनों हार्मोन्स क्या काम करते हैं। ऑक्सीटोसिन का काम होता है कि जिस टाइम चाइल्ड बर्थ होता है, मीन्स जब किसी बेबी की डिलीवरी होती है अपनी मदर के थ्रू, तो उस टाइम उसके यूट्रस को ये कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, सिकुड़ जाता है, ताकि जो बेबी है वो इजीली बाहर आ जाए। इसी तरीके से उसके बाद डिलीवरी के बाद मेमरी ग्लैंड से मिल्क अच्छे से प्रोड्यूस हो, मिल्क को बाहर रिलीज करवाने में भी ये हेल्प करता है। और जो वासोप्रेसिन है वो क्या करता है, वासोप्रेसिन को हमने दो नाम दिए हैं, इसको आप वासोप्रेसिन भी बोल सकते हो और इसको आप ADH भी बोल सकते हो, यानी कि एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। डाईयूरेटिक का मतलब होता है जिस चीज में पानी ज्यादा निकले, यानी कि जो पानी का ज्यादा लॉस हो जाए। तो एंटी का मतलब जो उसके विरुद्ध काम करे। तो एक तो इसका काम ये होता है कि हमारे यूरिन के द्वारा हमारे शरीर से पानी का ज्यादा नुकसान ना हो, ये उस चीज को कंट्रोल करता है। और इसके अलावा ये हमारी किडनी पर काम करता है कि DCT यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि हम ऑलरेडी एक्सक्रीशन वाले लेसन में पढ़ चुके हैं कि जो DCT है वो ज्यादा से ज्यादा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को रीअब्सॉर्ब कर लें, ताकि किसी भी तरीके से हमारे शरीर से जो पानी है उसका लॉस ना हो सके। अगर किसी पर्सन के अंदर ADH हार्मोन प्रॉपरली नहीं बन रहा है तो उसके अंदर एक डिजीज हो जाती है जिसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। तो वैसे तो बच्चों आपने डायबिटीज का नाम सुना होगा, जिसको हम नॉर्मली शुगर भी बोलते हैं, बट इस लेसन में आप पढ़ोगे कि जो डायबिटीज है वो दो टाइप की होती है। एक होती है डायबिटीज इंसिपिडस और एक होती है डायबिटीज मेलिटस। इन दोनों के बारे में डिफरेंस की फॉर्म में मैंने अपने नेक्स्ट वीडियोज में या नेक्स्ट टॉपिक्स में बताया हुआ है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ADH हार्मोन की कमी से जो डायबिटीज होती है उसे हम डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है इसको हम फॉल्स ग्लैंड भी बोलते हैं। फॉल्स का मतलब झूठा। तो यहाँ पे हमने इसको फॉल्स ग्लैंड नाम इसलिए दिया है
क्योंकि जो ये ऑक्सीटोसिन और वॉसोप्रेसिन है, अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो ये दोनों हॉर्मोन्स हाइपोथैलेमस के अंदर बनते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस आप ये कह सकते हो कि सिर्फ इनको टेम्परेली अपने अंदर रख के रिलीज कर देता है, तो इसलिए हम इसको फॉल्स ग्लैंड बोलते हैं कि मतलब ये डायरेक्टली उनको प्रोड्यूस नहीं कर रहा, बट ये उनको जरूरत के टाइम पे रिलीज कर देता है। तो आज की वीडियो में हमने 2 चीजों के बारे में पढ़ा, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। बाकी के ग्लैंड्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।